चलो बताओ, कहां तक पढ़ लिया था? क्या पढ़ रहे थे? अच्छा, आप तो सांगा की छतरी पे। किसका अभियान? अकबर का अभियान। तो अकबर का अभियान जब हुआ तब चित्तौड़ के शासक कौन कौन थे? दो थे। एक उदय सिंह के समय भी है, और आगे हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के समय भी है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है महाराणा उदय सिंह। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि मेवाड़ के महाराणा है उदय सिंह। उदय सिंह पर हो रहा है अकबर का अभियान। अकबर का जो अभियान हो रहा है वो हो रहा है 1567 टू 68 में। क्यों हो रहा है? तो इसकी वजह है, एक तो बाज बहादुर, और दूसरी वजह है कौन सी? जयमल मेड़तिया। ये दोनों ही अकबर के दुश्मन हैं, और इन दोनों को ही शरण दे रखी है किसने? मतलब उड़ता हुआ तीर ले रखा है इन्होंने। क्योंकि उदय सिंह की खुद की जीवन में बहुत सारे संकट हैं। जैसे मावली का युद्ध हमने पढ़ा, हरमाड़ा का युद्ध हमने पढ़ा, ये संकट ही तो है इस पर। अच्छा, इसके बीच में एक और भी है, वो है कुंभलगढ़ पर आक्रमण। लेकिन वो इसके दोस्त ने आक्रमण किया तो ये बाहर आया नहीं। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे हम मालदेव के समय। तो अकबर यहां अटैक कर रहा है, और अकबर जो अटैक कर रहा है और जो अधिकार करेगा, उस बीच में उदय सिंह की बात यह है कि जब उदय सिंह को पता चला कि चित्तौड़ पर आक्रमण करने कौन आ रहा है? अकबर। तब ये स्वयं यहां से कहां पहुंच गए थे? गिरवा की पहाड़ियों में। आप में से कौन बताएगा कि गिरवा की जो पहाड़ियां हैं वो उदयपुर में है? ये तो मैं बताऊंगा। इसका आकार कैसा है? गिरवा की पहाड़ियों का आकार कैसा है? तस्तरी नुमा। उदयपुर शहर के चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ियां क्या कहलाती है? गिरवा की पहाड़ियां। ठीक है, आपने कहां तक लिखा? कर लिया अधिकार? और क्या चाहिए बताओ? अधिकार तो कर ही लिया। अब तो अधिकार के लिए अब तो क्या चाहिए बताओ? मावली कहाँ है? मावली उदयपुर की एक तहसील है। चलो फिर, चलो। तो अब आप लिखिएगा, अकबर का चित्तौड़ अभियान। तो इस अभियान की वजह से घटना कौन सी हुई? हाँ, नेक्स्ट जहां तक लिखा है उसके जस्ट आगे लिखिएगा, चित्तौड़ का तीसरा साका। चित्तौड़ का तीसरा साका। चित्तौड़ का तीसरा साका। अच्छा, पहला साका कब हुआ? 1300। उस समय शासक कौन थे चित्तौड़ के? रतन सिंह। अच्छा, आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, जोहर किसने किया था? अच्छा, कितनी महिलाओं के साथ? ये आंकड़ा जरूर याद रखना, वहां पर आएगा 1200, 1300, 1400, 1600। वहां पर अपने रूम का किराए के अनुसार नहीं, 1200 याद रखना, 1600। क्या मैं तो 1200 ही देता हूँ आंटी को, 1200 आ गया यहाँ, 1600। और कई बार हो जाता है, कई बार हमारे दिमाग में जो ज्यादा आंकड़ा चलता है ना, वही ऑप्शन में सबसे पहले टिक की उस पर होता है। अंदर से दिमाग बोल रहा है कि इसका आंसर 1600 है, लेकिन हाथ कह रहा है नहीं 1200 ठीक है। हाँ, तो 1600। अच्छा, ये जोहर मेला कब भरता है चित्तौड़ में? चैत्र। ठीक है, चैत्र कृष्ण एकादशी को। ठीक है। अच्छा, चित्तौड़ का दूसरा साका कब हुआ? हाँ, 34 या 35 में। लेकिन पूर्व का जो ताम्र पत्र है उसके अनुसार तिथि क्या है? 8 मार्च 1500। अच्छा, जोहर किसने किया था? यहां पर केसरिया किसने किया? रावत बाग सिंह ने। अच्छा, इस समय चित्तौड़ का राजा कौन है? विक्रमादित्य है। ये इंपॉर्टेंट। पहला हो रहा है उस समय रतन सिंह, दूसरा हो रहा है उस समय विक्रमादित्य, और तीसरा जिस समय हम पढ़ रहे हैं वो समय कौन है? उदय सिंह। चलो, ये तीसरा शाखा, हेडिंग लगाइए और इसके बारे में कुछ कुछ लिखिए। अच्छा, सबसे पहली बात तो यह है कि चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हो रहा है? तो 1567 टू 68 के मध्य। जो भी ऑप्शन में आए, 67 आए तो 67, 68 आए तो 68,
दोनों आ जाए तो फिर क्या करोगे? ऐसा एक बार क्वेश्चन आया था पटवार 2015। पटवार 2015 के अंदर क्वेश्चन आया था कि प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए? आम मतलब वो आम नहीं है जो आप सोच रहे हैं। कब हुए प्रथम आम चुनाव? हाँ, तो वैसे आप कहीं पर भी पढ़ेंगे, साइट पर भी पढ़ेंगे, तो वो डेट दे रखी है 51 और 52। ठीक है, लेकिन एग्जाम ने ऑप्शन में दोनों ही दे दिए। इतना बड़ा फ्रैंक कौन करता है भाई? आरएसएस भी बोर्ड। हाँ, क्या होगा इसका आंसर? तो 52, जो आखिरी आंकड़ा होता है ना, वो सही है। ऐसा आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बाकी ठीक है। अच्छा, चित्तौड़ का जिस समय तीसरा शाखा हो रहा है, उस समय चित्तौड़ के शासक कौन है? लिखो, महाराणा उदय सिंह। और आक्रमणकारी कौन है? अकबर। अच्छा, केसरिया कौन कर रहा है? जयमल फत्ता। ये आपस में क्या है? इनका आपस में क्या रिश्ता है? अच्छा, जयमल और फत्ता ये आपस में साड़ा बहनी हुई है। चाचा भतीजा कौन है? ना, चाचा मेरा भाई भाई है। यस, गोरा बादल। गोरा बादल एक जोड़ी है ना? कौन से चित्तौड़ साके से संबंधित है? प्रथम पद्मनी का एक भाई एक चाचा। हाँ, तो जेमल और फत्ता ये आपस में क्या है? साड़ा बहनी। आगे लिखेंगे। और जोहर किसने किया था? फूल कंवर। ये जो फूल कंवर है ना, ये जेमल की बहन है और फत्ता की पत्नी है। जेमल की तो क्या है, और फत्ता की क्या है? पत्नी। तो जोहर किया था फूल कंवर ने। बस ये लिख लो आप, केवल 5 बातें। इससे पहले आपने लिखा है कि अकबर द्वारा चित्तौड़ पर अभियान। वहां पर आपने सारा कुछ लिखा होगा, आक्रमण कब हो रहा है, अधिकार कब हो रहा है, शासक कौन है। लेकिन जिस समय आक्रमण हो रहा है उस समय चित्तौड़ का प्रशासन कौन संभाल रहा है? तो उस वजह से ये कौन सी घटना हुई? चित्तौड़ का तीसरा साका। लिखिए। और फिर इस आक्रमण की वजह से और कौन कौन सी घटनाएं हैं उनके बारे में भी लिखेंगे। हाँ, कोशिश तो रहेगी। इसके बाद में जिसके बारे में केवल ज्यादा जानकारी है वो महाराणा प्रताप है और महाराणा राज सिंह है, और किसी के बारे में नहीं है। तो प्रताप तो अभी पढ़ ही लेंगे आधा। लिख लिया। तो अकबर का हुआ आक्रमण, आक्रमण की वजह से हुई घटना कौन सी? तीसरा शाखा हो गया। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कंप्लीट। ठीक है, तीनों में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए इस आक्रमण से और क्या संबंधित घटना है वो देखिए। हेडिंग लगाइए, अकबर के चित्तौड़ आक्रमण से संबंधित घटना। केवल अकबर की चर्चा कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। फिर हम आगे चर्चा करेंगे जयमल और फत्ता के बारे में।
यहां पर ये चर्चा कर रहे हैं कि अकबर ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो और कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात तो ये है कि अकबर जब यहां आ रहा है चित्तौड़ पर, तो अकबर के साथ कौन है? अकबर के साथ, तो अकबर जब चित्तौड़ आक्रमण की तैयारी है तब अकबर के साथ कौन है? याद रखिएगा, भगवंत दास कछावा। भगवंत दास कछावा। और ये कहां का है? आमेर का। क्या इस समय ये आमेर का राजकुमार है या शासक है? क्या लग रहा है आपको? तो ये इस समय आमेर का क्या है? शासक है। ऐसे क्वेश्चन आज तक पूछे नहीं गए हैं, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन बचे हैं जो पूछने लायक रहे हैं। बाकी तो सारा कुछ पूछ ही लिया है। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि महाराणा प्रताप को समझाने मान सिंह आए थे, तो वो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि महाराणा प्रताप को समझाने जब मान सिंह आए, क्या वो आमेर के राजा थे? ऐसा क्वेश्चन। तो जिस समय ये भगवंत दास कछावा आ रहा है अकबर के साथ, उस समय ये स्वयं क्या है? आमेर का शासक। अच्छा, दूसरी बात, अकबर जो है, इस अकबर के हाथी का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, सवाई। ऐसा कहा जाता है कि अकबर के पास में जब तक सवाई हाथी है तब तक ये अकेला ही शोपर भारी है। ऐसा कहा जाता है जैसे महाराणा प्रताप के पास में चेतक है और अकबर के पास में क्या है? सवाई। अकबर के पास में एक बंदूक थी, उस बंदूक का नाम था संग्राम। और इसी संग्राम नामक बंदूक की, संग्राम की गोली से कौन घायल हुआ था? जयमल मेड़तिया। पैर में गोली लग गई थी। जयमल मेड़तिया घायल हुए। अगली बात, सबसे यूनिक क्वेश्चन है कि अकबर ने जब चित्तौड़ जीत लिया था तो अकबर ने यह चित्तौड़ किसे सौंपा था? ऐसा क्वेश्चन ये कभी नहीं पूछा आज तक। क्वेश्चन पूछा यह गया है कि अकबर ने उदयपुर किसे सौंपा था? क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप के समय एक बार फिर अकबर अभियान करेगा। हालांकि अकबर नहीं आएगा, आएगा मान सिंह उसकी जगह, लेकिन उदयपुर जीतकर उदयपुर किसे सौंपता है, यह क्वेश्चन पूछा था आरपीसी ने। ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सबसे ज्यादा, कि अकबर ने चित्तौड़ जीतकर निम्न में से किसे चित्तौड़ सौंप दिया था? अकबर ने चित्तौड़ सौंपा किसे? नाम है ख्वाजा। बिल्कुल आपकी तरह छोटा सा नाम है। अभी खत्म नहीं हुआ है। किसे सौंपा? ये एक ही बंदा है, ख्वाजा अब्दुल माजिद आशफ खां। याद रखिएगा, किसे सौंपा था चित्तौड़? बोलो बोलो। शाबाश। दूसरी बात, अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद दो कार्य किए। अकबर चित्तौड़ जीत चुका है, चित्तौड़ पर अधिकार कर चुका है, लेकिन अधिकार करने के बाद दो कार्य किए। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद कौन सा सिक्का चलाया? कौन सा सिक्का चलाया? तो याद रखिएगा, एलची सिक्का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछा गया क्वेश्चन है कि अकबर ने
चित्तौड़ जीतने के बाद में निम्न में से कौन सा सिक्का चलाया? अच्छा, इससे पहले हम ये भी तो पढ़ के आ चुके हैं कि अकबर ने एक टकसाल बनाई थी। टकसाल यानी कि जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं। कहां पर बनाई थी? कहां से पढ़ी हमने? आप भूल गए होंगे, वो कालीबंगा, वो बैराट, वो आहड़, वो गणेश्वर, वो जोधपुरा, सब भूल चुके होंगे। रंग महल तो कुछ रहा ही नहीं, रंग है कहां, सब कुछ भूल गए। विराट के अंदर हमने पढ़ा था कि अकबर ने एक टकसाल बनाई जिससे अकबर, जहांगीर और शाहजहां, इन तीनों ने सिक्के ढाले थे। कौन से? तांबे के। तो यहां अधिकार करने के बाद में कौन सा सिक्का चलाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, दूसरी बात, अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद भगवन दास के कहने पर यहां पर कत्ले आम करवाया था। चित्तौड़ तो जीत लिया था, लेकिन चित्तौड़ किले के अंदर अंदर लगभग कहते हैं कि 30,000 से लेकर 35,000 लोग जिंदा थे। बाकी अकबर जीत चुके थे। भगवन दास ने कहा था कि इनका कोई भरोसा नहीं है, ये हम पर हमला कर सकते हैं, इसीलिए इनको भी मरवा दो। तब अकबर ने एक ऐसा काम किया जो कि इसके जीवन पर अमिट कलंक है। अमिट कलंक यानी कि कभी नहीं मिट सकता। तो इन्होंने क्या किया? कत्ले आम का आदेश, और 30,000 लोगों को जिंदा कटवा दिया, जिसके अंदर चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, और चाहे बुजुर्ग हो, कोई भी हो, चाहे विकलांग हो, उनको भी काट दिया। भगवन दास के कहने पर 30 से लेकर 35,000 लोगों को मरवा दिया। इस आदेश को कहा जाता है कत्ले आम। जैसे आज से 6 महीने पहले इलाहाबाद के अंदर गंगा नदी के तट पर हजारों लाशें बह रही थी ना, बह रही थी, पता है आपको? फिर छोटे छोटे अपने क्या करना। और यहां पर है अकबर। तो अकबर का जो चित्तौड़ आक्रमण हुआ है, इससे संबंधित अकबर की क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमारे एग्जाम के लिए है। तो याद रखिएगा कि अधिकार करने के बाद में कौन सा सिक्का चलाया, कत्ले आम का आदेश कौन सा है ये, अच्छा किसके कहने पर आदेश दिया, इसी को कहा जाता है अकबर के जीवन का अमिट कलंक, जो कभी नहीं मिट सकता, अमिट। अच्छा, इसके अलावा याद रखिएगा, ये तो आपको याद हो ही गया है कि भगवान दास कछावा क्या थे इनके साथ में, और याद रखिएगा हाथी और बंदूक, और इसके अलावा चित्तौड़ किसे सौंपा है ये कभी नहीं पूछा है, तो ये पूछा जा सकता है। कुल मिला के ये बात है, जो आपको लिखाया जाता है ना वो सारे इंपॉर्टेंट होता है। लिखो क्या ना, नाम तो बदलेगा उदयपुर का, वो बदलेगा महाराणा प्रताप के समय। हल्दी घाटी होगा 1576, और उसके बाद में हल्दी घाटी देखने आएगा, तो अकबर हल्दी घाटी देखेगा, उदयपुर पर अधिकार करेगा, और उदयपुर का नाम बदल कर देगा मोहम्मदाबाद। फिर डूंगरपुर जाएगा, फिर बांसवाड़ा जाएगा, तो वहां के जो शासक हैं वो अकबर की अधीनता स्वीकार करेंगे। ये लिखो। हाँ, शाहबाज खां को।
ना, उदयपुर से नहीं, वो महाराणा प्रताप के समय की बात है ना। अकबर तो ऐसा सोच रहा है कि चित्तौड़ हमारा है, टेंशन क्या है, कोई आएगा तो पकड़ लेंगे, वरना देखो लोगों को कटवाई दिया। यहां लिख लेना आप, मरवा दिया, डेस करके लिखना है अकबर के जीवन पर अमिट कलंक, ये लिखना है। लिख लिया सबने? तो ये थी चित्तौड़ अभियान के तहत अकबर की बात। अब इसी चित्तौड़ आक्रमण के तहत महत्वपूर्ण बात है जमल फत्ता की। लिखे? नाम याद रह जाएगा ये। हम्म। लेकिन केवल आसफ खां याद नहीं रखना है, क्योंकि आसफ का हल्दी घाटी युद्ध को जिहाद का युद्ध कहता है। वो मानसिंह के साथ सेनापति के रूप में आता है। आप अपने हिसाब से नहीं, चलो आसफ खां याद रख लेंगे, वहां आसफ खां दूसरा आएगा, इसका नाम आ भी जाएगा ना, तो ये शुरू वाला आएगा केवल। ठीक है। तो याद रखिए, ये अकबर की महत्वपूर्ण बातें। अब देखिए, इसी घटना के तहत बातें हैं जयमल फत्ता की। तो हेडिंग लगाइए जयमल फत्ता। क्या बातें हैं इसकी? वैसे पूरा नाम क्या है? जयमल मेड़तिया। मेड़तिया कौन से वंश में है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है। फत्ता सिसोदिया। इनकी क्या बात है इस आक्रमण से, वो देखिए। अच्छा, सबसे पहली बात तो है कि फत्ता सिसोदिया का वास्तविक नाम क्या है। ये जो आपको नाम दिख रहे हैं, ये वास्तविक नाम नहीं है इनके। इनके ओरिजिनल आईडी तो कुछ और नाम से थी, ये तो फेसबुक आईडी है इनकी। हमें तो आधार कार्ड आईडी भी याद रखनी होती है ना, इंस्टा पे जैसे नाम लिख देते हैं ना अपना कुछ और भी, वैसे। तो जयमल मेड़तिया का वास्तविक नाम क्या है? जोत सिंह। जोत सिंह मेड़तिया फ्रॉम मेड़ता नागौर, ये मेड़ता के थे। अच्छा, फत्ता सिसोदिया का वास्तविक नाम है
फतेह सिंह, इन दोनों का आपस में रिलेशन है साड़ा बेन्योई। हाँ, क्योंकि जेमल मेड़ेतिया की बहन है जिसका नाम क्या है, फूल कंवर, और यही फूल कंवर फत्ता सिसोदिया की क्या है, पत्नी। ठीक है, ये तो इनकी बात हुई। दूसरी बात, ये जो जैमल और फत्ता है, इन दोनों ने इस अकबर के आक्रमण के समय इतनी वीरता दिखाई थी कि इनकी वीरता से प्रभावित होकर, वीरता से प्रभावित होकर एक तो याद रखिएगा, अकबर ने आगरा किले के बाहर मूर्तियां लगवाई, बार मूर्तियां लगवाई। मेन मूर्तियां लगाने का आदेश कोई ऐसे वीरता से प्रभावित नहीं है। ये अकबर ने जो कत्ले आम करवाया है ना, उससे राजपूत नाराज हो गए हैं, संपूर्ण राजपूताना। और राजपूताना के अंदर सर्वाधिक रियासतें राजपूतों की है। अगर राजपूतों से ये दुश्मनी कर लेगा तो फिर अकबर को दिल्ली में कौन रहने देगा। इसीलिए राजपूतों से वापस सहानुभूति प्राप्त करने के लिए जैमल और फत्ता की मूर्तियां कहां लगवाई थी, आगरा किले के बाहर। मेन चीज तो ये थी। लेकिन इन मूर्तियों को तुड़वा दिया था किसने, औरंगजेब ने। मूर्तियां लगवाई, औरंगजेब ने तुड़वा दी। एक तो ये। अच्छा, दूसरी बात है कि इन्हीं की वीरता से प्रभावित होकर बीकानेर के एक शासक हैं जिनका नाम है महाराजा राय सिंह। महाराजा राय सिंह ने जूनागढ़ किले के बाहर, जूनागढ़ किले के सूरज पोल के बाहर बाहर ये लिख दिया, महाराजा राय सिंह ने जूनागढ़ किले के सूरज पोल के बाहर पाषाण युक्त, पाषाण मतलब पत्थर, पाषाण युक्त गजारूढ़ मूर्तियां लगवाई। गजारूढ़ मूर्तियों का मतलब हाथियों पर सवार। और ये तो आज भी है। तो जैमल और फत्ता की मूर्तियां दो जगह, एक तो याद रखना है कि अकबर ने कहां लगवाई थी, लेकिन उसको तुड़वा दिया था किसने, जबकि बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने जूनागढ़ किले के बाहर एक पोल है सूरज पोल, उसके बाहर पाषाण युक्त गजारूढ़ मूर्तियां यानी कि पत्थर से निर्मित हाथियों पर सवार मूर्तियां लगवाई। किसकी, जयमल और फत्ता की। याद रखिएगा, इसी जयमल का एक भतीजा, क्या नाम है, कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ ने जयमल को कंधों पर बैठाया। क्यों बैठाया, इससे पहले हमने यहां लिखा है कि गोली लगी थी किसको, जयमल मेड़तिया को, और वो भी पैर में लगी थी, इसलिए चल नहीं पा रहा था, तो अपने कंधों पर बैठा लिया। और दूर से अकबर को देखने पर लगा कि ये जो कल्लाजी राठौड़ है, इसके दो सिर और कितने हाथ हैं, चार हाथ। दो सिर वे चार हाथों वाले देवता कहते हैं।
ये आप कला संस्कृति के अंदर पढ़ेंगे जब कल्लाजी राठौड़ पढ़ेंगे कि इनको क्या बोलते हैं, दो सिर वे चार हाथों वाले देवता। वैसे कल्लाजी राठौड़ का जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है, जानने की इच्छा है ना, कहाँ हुआ है? साहबा घर में। कहाँ हुआ है? ये किसके अवतार है, जानना चाह रहे हो ना? शाबाश, देखो। जबकि मैंने इनको शेषनाग लिखाया है। मैंने क्या लिखाया है? हाँ। लिखो। कोई नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं। लिखो जयमल फत्ता। जयमल फत्ता की बात लिखो ये। मस्त है बेचारे, कोई चिंता नहीं, ना पढ़ने की ना याद करने की, बस। ये जयमल मेड़ते और फतेह सिसोदिया थे कौन, तो ये तो आपको लिखाया था मैंने, या नहीं लिखा है तो ये लिख लेना, उदय सिंह के सेनापति थे वैसे। उदय सिंह के कौन थे, सेनापति। तो इस चित्तौड़ अभियान के तहत अकबर की बात हो गई, जयमल फत्ता की बात हो गई। यहाँ कल्लाजी जो राठौड़ है इनके बारे में हम बात करेंगे कल्चर में, ठीक है।
ऐसे ही जीवन में उड़ते हुए तीर मतलब भाई, ये देखो बिल्कुल तीर इसी की तरफ है। ठीक है। चलो लिख लिया। अब जहां पर कॉपी खोलो और जहां पर लिखा था ना कि अकबर का चित्तौड़ अभियान, वहां से लेकर यहां तक पढ़ो एक बार, 2 मिनट में पूरा पढ़ो, फटाफट पढ़ो। मैं आ रहा हूं उधर ही, पढ़ो एक बार फटाफट, बिल्कुल मन शांत। मैं देखना चाह रहा हूँ आप घर कैसे पढ़ते हैं।
पढ़ लिया, पता चल गया क्या हुआ, तो अकबर का अटैक हुआ। और अकबर का अटैक ही तो हुआ ना, पूरा पता चल गया। आओ आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम उदय सिंह की पत्नियां। वैसे उदय सिंह की अनगिनत पत्नियां थी, क्योंकि सोचो उदय सिंह की 19 तो पुत्रियां थी। 19 तो कितनी थी पुत्रियां? लिखो उदय सिंह की पत्नियां। उदय सिंह की पत्नियां। इससे पहले आपको ऐसा और कहां पर लिखाया था? हाँ, रायमल की पत्नियां, उसके भी तो 11 पत्नियां थी। हाँ, 11 रानियां, 13 पुत्रियां थी ना, 13 पुत्र थे, 2 पुत्रियां थी। इसके उदय सिंह की पत्नियों के बारे में हम बात करते हैं तो इनकी 3 पत्नियों की खास बात है। एक पत्नी का नाम है धीरबाई, एक पत्नी का नाम है जयवंताबाई, और एक पत्नी का नाम है सज्जोबाई। अरे शाबाश, क्या बात है। धीरबाई, जयवंताबाई और से एग्जाम में आ जाएगी भाई। अरे मैं एग्जाम वाले की बात कर रहा हूँ। धीरबाई, जयवंताबाई और सज्जोबाई, इनके पुत्र इंपॉर्टेंट हुए हैं, देखो। अच्छा, धीरबाई का पुत्र कौन था? धीरबाई का पुत्र, धीरबाई का जो पुत्र था उसका नाम था जगमाल। क्या नाम था? जगमाल। जयवंताबाई का जो पुत्र है वो था आपके महाराणा प्रताप। और सज्जोबाई का जो पुत्र था वो था शक्ति सिंह। वो आप सुनते हैं ना कि हल्दी घाटी के युद्ध में अचानक अपने भाई का प्रेम उमड़ पड़ा, वो यही शक्ति सिंह है। अब ये प्रेम उमड़ा कि नहीं उमड़ा, ये सारी जानकारी हमें कहां से मिलती है? कहां से पढ़ते हैं आप शक्ति सिंह के बारे में? कि महाराणा प्रताप का एक भाई था जिसका नाम था शक्ति सिंह, जो पहले अकबर के पास में था, लेकिन हल्दी घाटी युद्ध के बीच में शक्ति सिंह वापस महाराणा प्रताप के साथ आ गया। ये बात आप कहां पढ़ते हैं? ये बात लिखी हुई है राज प्रशस्ति में। राज प्रशस्ति कहां पर है? तो आप सब जानते हैं कहां लिखी हुई है वो। शाबाश, वहीं पर। अरे इनको मैंने पूरी बात बता रखी है, सुनना चाहते हो ना? सुनाओ भाई। यस, नोचो की पाल पर है। कहां है नोचो की पाल? राजसमंद झील पर। कितने श्लोक हैं उसमें? नहीं नहीं, वो मैंने सारा लिखा है इनको, 1106 श्लोक है। मैंने इनको लिखा है 25 शिलालेख है। मैंने इनको लिखा है लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग है। राज सिंह ने लिखा है वो, उसके अंदर जानकारी मिलती है ये शक्ति सिंह के बारे में। ठीक है, ओके। क्या, हाँ ठीक है। तो कैसे? अच्छा ऐसे? नहीं, फिर ये हंसते ज्यादा है, मजा आता है मुझे। तो एक पत्नी धीरबाई, धीरबाई का पुत्र जगमाल, दूसरी पत्नी जयवंताबाई, इसका पुत्र महाराणा प्रताप, और तीसरी पत्नी जिसका नाम है सज्जोबाई, इसका पुत्र शक्ति सिंह। देखिए, ये जो जगमाल है, इस जगमाल को उदय सिंह ने उत्तराधिकारी बनाया था। उदय सिंह ने उत्तराधिकारी बनाया, यानी कि उदय सिंह ने
मरने से पहले ये बता दिया था कि मेरे बाद में राजा कौन बनेगा, जगमाल। क्योंकि उदय सिंह के पास में अंतिम समय में कौन रहा करती थी, धीरबाई। इसीलिए उदय सिंह ने उत्तराधिकारी बना दिया किसको, जगमाल को। लेकिन जो मेवाड़ के सरदार हैं, मेवाड़ के सरदारों ने गद्दी से हटा दिया, और गद्दी से हटाया तो जगमाल अकबर के पास चला गया। अकबर के पास चला अकबर के पास चला गया। तब तक महाराणा प्रताप को क्या बना दिया, अगला शासक। प्रताप को अगला शासक बनाया तो शक्ति सिंह भी कहां पहुंच गया, अकबर के पास। अकबर के पास गया। लेकिन ये तो चलो फिर भी हल्दी घाटी युद्ध के समय वापस प्रताप के साथ मिल गया। इसीलिए आगे चलकर शक्ति सिंह के जो वंशज हैं वो क्या कहलाए थे, लेकिन इन पर कभी चित्तौड़ के सरदारों ने विश्वास नहीं किया था। इन्होंने कहा था कि हमें हरावल सेना में रखो। क्या होती है हरावल सेना, अभी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन उस हरावल सेना में हमेशा कौन रहा करते थे, चुंडावत। क्योंकि कुंवर चुंडा के जो वंशज थे ना, उन पे भरोसा था, इन पे भरोसा नहीं था। इधर महाराणा प्रताप अगले राजा बढ़ेंगे और जगमाल कहां चला गया है, अकबर के पास में। तो अकबर ने यहां पर जगमाल को एक जागीर दी थी, याद रखिएगा। अकबर ने जगमाल को जहाजपुर की जागीर दी। फिर लगभग अपने भाई के खिलाफ यह षड्यंत्री करता रहा। लेकिन एक युद्ध हुआ जिसका नाम है दत्तानी का युद्ध। दत्तानी के दत्तानी का युद्ध हुआ था 1583 में। ये दत्तानी के युद्ध में मारा गया। वैसे दत्तानी का जो युद्ध है वो हुआ था, दत्तानी स्थान शिरोई में है। सिरोही के सुल्तान थे सुल्तान देवड़ा और बीकानेर के महाराजा राय सिंह के बीच में। ये गलती से बीच में आ गया था कौन, जगमाल। अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझ रहा था। सेना पीछे चल रही थी, ये आगे चलते चलते बहुत आगे चला गया। पीछे मुड़कर देखा तो सेना पीछे रह गई। अगले वालों ने उसे घेर कर मार डाला। बस ये बात है किसकी, जगमाल की। ये बात महाराणा प्रताप की, और ये किसकी है, शक्ति सिंह की। यहां पर एक जानकारी आप लिख लेना कि शक्ति सिंह की जो हमें जानकारी मिलती है वो कहां से मिलती है, राज प्रशस्ति से। राज प्रशस्ति के बारे में मैं आपको चिंता नहीं करनी है, संपूर्ण बात लिखूंगा जब आगे महाराणा राज सिंह पढ़ाऊंगा और लिखूंगा, चिंता मत करो। बस उतारो ना ना। उदय सिंह ने कहा था कि उत्तराधिकारी है ये, तो गद्दी पर तो बैठ ही गया। लेकिन राज तिलक नहीं हो पाया। क्यों, क्योंकि बैठेगा तो तभी ना जब पिता गुजरेंगे। और उदय सिंह की जब मृत्यु हुई थी गोगुंदा में, अभी हम लिखेंगे, तो उस समय जगमाल तो कहां है, किले में, जबकि वहां पर सारे लोग बैठ रखे हैं। अब जिस किसी के पिता की मृत्यु हो जाती है, ग्रामीण वाले सारे वो फिर दाह संस्कार में आ जाते हैं और वहां पर बैठे बैठे बातें नहीं करते हैं कि तो गीपरा लेकिन दो टाबर है, मोटोड़ो चलो ठीक है, छोट के थोड़ो दुख पाए इन बात करें कि मोटोड़ा कहीं हुई है, चलो की कहना बुआ ठीक है इनके।
वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वो जलने में टाइम ले रहा है। वो सोच रहे हैं ये जल जाए तो टाइम से निकले। जाना भी है, समझे? जो लोग कहते हैं ना कि चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग कुछ नहीं कहेंगे, चार लोग कहेंगे जल्दी जल। हाँ। हाँ, नहीं नहीं, जगमाल नहीं आएगा। जगमाल नहीं आएगा। जगमाल को तो उत्तराधिकारी बना दिया तो पता चला पिताजी गुजर गए, गद्दी पर बैठ गया। लेकिन जैसे ही आए सरदार फल्ला नहीं भाई, वहां राज्य अभिषेक हो गया था। अभी हम लिखेंगे, सारा जन्म लिखेंगे, चिंता मत करो। लिख लिया। लिख लिया। चलो, तो ये बात हो गई आपके उदय सिंह की पत्नियों की, और आपको पता चल गया कि मतलब ये पुत्र हैं। इससे पहले भी एक नाम आया था जगमाल का, वो जगमाल कौन सा था? एक जगमाल और भी आया। हाँ, जगमाल देवड़ा कहाँ का राजा था? शिरोई के राजा थे। क्या बात पड़ी थी उनके बारे में? हाँ, पृथ्वीराज सिसोदिया को जेर दिया था। बोला साला आ, साले को बुलाए थे ना, तो साला गया था, तो काम कर दिया। तो मतलब इस नाम के आदमी खराब ही हैं, थोड़े से ध्यान नहीं रखना। तो एक ये और एक ये। अच्छा, एक और कौन जगमाल है बता सकते हो आप? उनके पिताजी लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। तो राव मलिनाथ जी का पुत्र है जिसका नाम है जगमाल। चलो, ये लिख लिया। अब आप हेडिंग डालिए। हेडिंग क्या, चलो एक बार थोड़ा 2 मिनट हम मौन रखेंगे, क्योंकि अब उदय सिंह की क्या होगी? मृत्यु।
उदय सिंह की जो मृत्यु है वो होती है आपके 28 फरवरी 1572। इस दिन होली थी। इस दिन क्या थी? होली थी। कब थी होली? यस, होली के दिन मृत्यु हो गई। मतलब इस फैमिली में कभी ये त्योहार मनाया ही नहीं गया कभी। ऐसा होता है ना, शहरों का तो पता नहीं। शहरों में तो अलग ही सीन है, एक घर में मृत्यु चल रही है, एक पड़ोसी घर में डीजे पर डांस चल रहा है। तो इनमें तो है नहीं, गांव में अलग थोड़ी परंपरा है कि मतलब जिस त्योहार के दिन जिस गांव में जिस घर में मृत्यु हो जाती है ना, फिर उस गांव में वो त्योहार कभी नहीं मनाया जाता। अच्छा, उस त्योहार को मनाने की भी परंपरा है कि वापस कैसे मना सकते हैं। यदि उस दिन उस घर में कोई नया बच्चा है, अब जरूरी नहीं है कि वो मतलब इंसान का ही बच्चा हो, कोई जरूरी नहीं वो इंसान का ही बच्चा हो। अगर उसी होली के दिन उदय सिंह के घर में अगर भैंस भी आएगी तो फिर वापस वो होली का त्योहार मनाना शुरू कर देंगे। मतलब कुछ नया आना चाहिए। अब हो सकता है, अच्छा ऐसी गांवों के अंदर पता हो जाता है ना कि जैसे इस घर के अंदर इस दिन कोई मृत्यु हुई है, मतलब त्योहार के अवसर पर, तो फिर गांव के अंदर जो गाय भैंस ब्याने वाले होते हैं ना, फिर वो अपने घर लेकर चला जाता है 20,000 30,000 40,000, ताकि त्योहार तो मनावा कम कम। तो ऐसी भी है। तो उदय सिंह की मृत्यु हुई थी 28 फरवरी 1572 होली के दिन। उदय सिंह की मृत्यु कहां हुई थी, कब हुई? वो तो है 28 फरवरी। कहां हुई थी? तो याद रखिएगा गोगुंदा में। और गोगुंदा तो आपको पता ही है कहां है, उदयपुर में। तो फिर उदय सिंह का जो अंतिम संस्कार है, टोटल कितने संस्कार होते हैं पता है आपको? 16। आपके जन्म से पहले कितने हो जाते हैं? 3। गर्भाधान, पुष्पवन, सीमंतोनयन। चौथा कौन सा होता है पता है? नहीं पता है ना आपको? कौन सा होता है चौथा? इनको भी नहीं पता है। सीधा ही, हाँ हाँ, कोई और कोई निष्कर्मण हो, बेचारों को नहीं याद है। और ये याद है, देखो ये आपके साथ होता है, लोग करते हैं। कौन सा? 16वां संस्कार, अंतिम संस्कार। और उदय सिंह का जो अंतिम संस्कार है वो कहां किया गया? वो किया गया था महादेव बावड़ी के पास। और महादेव बावड़ी कहां है? याद रखिएगा, गोगुंदा। आप देखते होंगे कि जहां अंतिम संस्कार करते हैं, शहरों में तो चलो मशीन में डालते हैं, खटका दबाते हैं कि ये लो कहानी खत्म, ये लो 4 हाडियां बची, ले जाओ। लेकिन गांवों के अंदर जहां अंतिम संस्कार किया जाता है, उसके जस्ट पास में कोई तालाब सा होता है, क्योंकि वो अंतिम संस्कार करने के बाद में फिर वहां पर स्नान करते हैं, फिर अपने घर जाते हैं। होता है ना ऐसा? अब तो चलो फिर भी अंतिम संस्कार कर दिया, हाथ धो लिया, घर जा चौकी माथी नान कर ले। तो महादेव बावड़ी के पास गोगुंदा में अंतिम संस्कार किया गया। जब यहां उदय सिंह का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो यहां पर मौजूद नहीं था कौन? जगमाल। क्योंकि ये एक परंपरा सी है कि जो अगला राजा बनने वाला है वो इस प्रकार के कार्यक्रम में नहीं जाता है, अशुभ माना जाता है। लेकिन देखो, इस यहां अंतिम संस्कार में मौजूद था कौन? महाराणा प्रताप। हम्म हम्म महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक किया। यहां पर जब सारे लोग बैठ रखे थे तब जगमाल तो आया नहीं। आया कौन थे? महाराणा प्रताप। क्योंकि जगमाल को उत्तराधिकारी बना रखा था तो वो उस हिसाब से नहीं आया। बाकी उसको पता नहीं था कि तेरे नंबर अच्छे आए, लेकिन नंबर नहीं आएगा गवर्नमेंट में। नंबर किसका आएगा? महाराणा प्रताप का। तो लोग बैठे थे, तो लोगों ने यही महादेव बावड़ी के पास में ही महाराणा प्रताप का क्या कर दिया? राज्य अभिषेक। यानी कि जो कृष्णदास चुंडावत थे, उन्होंने महाराणा प्रताप के कमर में तलवार बांध दी
और क्या हो गया? राज्याभिषेक। बस उतार है ना। वो जगमाल तो खुद अपने आप में समझने लग गया है ना कि चलो पिताजी ने बोला है तो मैं ही राजा बनूंगा, इसीलिए नहीं आया वो। योग्य नहीं था ना, योग्य नहीं था ना, इसीलिए। हाँ, ये देखो राज्याभिषेक हो गया। अब आपको पढ़ाएंगे महाराणा प्रताप की पूरी कहानी। एक बार ये लिखो, अब हेडिंग डाल लो आप, महाराणा प्रताप। मैं लिखूंगा, वापस लिखूंगा, 2 बार राज्याभिषेक। कृष्णदास टुंडावत ने बांधी थी 28 फरवरी 1572 को महादेव बावड़ी के पास। लिखूंगा इनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। एक बार तो यहां हो गया, लेकिन एक विधिवत रूप से होता है, वो हुआ था कुंभलगढ़ में। पहली बार हुआ उस समय कौन मौजूद थे, दूसरी बार हुआ उस समय कौन मौजूद थे, वो सारा कुछ। ये देखो हो गया ना राज्याभिषेक। अरे ये सच में इसी के लिए बजी है भाई, पहले तो नहीं बजी। फिर ये देखो। ठीक है। अब देखो, यदि आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, मैंने ये सब कुछ लिखाया, लेकिन एग्जाम ने पूछ लिया आपको कि उदय सिंह की छतरी कहां बनी हुई है, तो आप क्या बताएंगे? गोगुंदा। ठीक है। अमर सिंह फर्स्ट जो होंगे ना, महाराणा प्रताप के पुत्र, उनकी जो छतरी बनेगी वो बनेगी आहड़ में। और उसके बाद में जितने भी महाराणा होंगे, उन सब की छतरियां आहड़ में बनेगी। इसीलिए उदयपुर के सिसोदिया वंश की छतरियां क्या कहलाती है? आहड़ की छतरियां, जैसे बोलते हैं महासत्य। ठीक है। तो यहां पर इनकी क्या है? छतरी है गोगुंदा में, याद रखना। ठीक है, चले आगे। तो अब आप हेडिंग डाल दीजिए महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। सबसे पहली बात, महाराणा प्रताप का जन्म लिखो। आपको वैसे पॉइंट बना के लिखना है, ठीक है। आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको ऐसे लिखना है। ठीक है। तो लिखो सबसे पहला पॉइंट, जन्म। महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो हुआ है आपके 9 मई 1540। 9 मई 1540। इसके अंदर आपको वो हिंदी वर्जन भी लिखना है, कब हुआ था वैसे? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। इसीलिए आप पढ़ते हैं ना कि महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को भी मनाते हैं, और कब मनाते हैं? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। इस दिन महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया रविवार के दिन हुआ था। ठीक है। अगली बात, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली। तो देखो, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया रविवार के दिन कुंभलगढ़ किले के अंदर बने, कटारगढ़ के अंदर बने, बादल महल के अंदर बने जूनी छतरी नामक कमरे में हुआ।
किला पूछे तो कौन सा हो जाएगा? कुंभलगढ़ में कटारगढ़ के बादल महल के बादल महल में लेकिन आपको एक बात बताऊं, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि झुन्नी छतरी कहाँ है? झुन्नी छतरी कहाँ है? कहाँ है झुन्नी छतरी? कुंभलगढ़ में। वैसे भी याद रखना है, ऐसे भी याद रखना है ये। और कौन से महल में हुआ है महाराणा प्रताप का जन्म? तो बादल महल में, ऐसे आएगा। कौन से गढ़ में हुआ है? तो कुंभलगढ़ में। तो जन्म और जन्म स्थली। अगली बात, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? याद रखिएगा, किक्का। किक्का का अर्थ होता है साहसी बालक। और वैसे ये शब्द भिल्लों के अंदर बोलते हैं, भिल्लों में बोलते हैं किक्का। तो किक्का का अर्थ होता है साहसी बालक। इनके पिताजी का नाम उदय सिंह। इनके माता का नाम जयवंता बाई। याद रखिएगा, पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री है ये। अखेराज मतलब महाराणा प्रताप का ननिहाल कहां था? पाली में। ना ना, वो तो अखेराज देवड़ा था, शिरोई का, है ना? ये उतार। जन्म, जन्मस्थली, बचपन का नाम, पिता और माता। ये भी लिखना आपको कोष्टक में, ठीक है? पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री। हाँ, महासतियों का टिल्ला वो लिखाएंगे आपको अमर सिंह फर्स्ट के समय। लिख लिया? आगे चले तो फिर लिखो आगे पत्नी का नाम। क्या नाम है पत्नी का नाम? क्या है पत्नी का नाम? क्या पता सर। ये लिख लिया? हाँ, अजब दे पंवार। ये लिख लिया? आगे चले? आगे लिखो, पत्नी का नाम अजब दे पंवार। अच्छा, इनके पुत्र का नाम? अमर सिंह। वैसे ये अगला शासक है, ठीक है? और अमर सिंह फर्स्ट है ये। आगे चलकर अमर सिंह सेकंड भी एक होगा, ठीक है? होगा मतलब महाराणा प्रताप की नहीं होगा, आगे एक राजा बनेगा, वो अमर सिंह सेकंड होगा। नहीं, अच्छा बाद में होगा। सोच ले। अजब दे पंवार
तो अजब से वाह अमर सिंह फर्स्ट। कौन? हाँ, बिल्कुल। अब देखो अगली बात। अगली बात है महाराणा प्रताप के गुरु का नाम। बहुत यूनिक क्वेश्चन है ये। क्या है महाराणा प्रताप के गुरु का नाम? क्या नाम है? अच्छा, पढ़ाई। ओ यस। पढ़ाई नहीं। वैसे नाम तो सुना ही है महाराणा प्रताप, बहुत बड़ा। लेकिन गुरु का नाम क्या है इनके? ऐसा क्वेश्चन पूछता है आरएसएस बी बोर्ड। इनके गुरु का नाम है राघवेंद्र। राघवेंद्र। कौन सा? राघवेंद्र। राघवेंद्र। अच्छा, इनके पंडित या इनके ज्योतिषी कौन थे? महाराणा प्रताप के पंडित और ज्योतिषी कौन थे? ये क्वेश्चन तो पूछ रखा है आरएसएसबी ने। तो उसका नाम है चक्करपाणी मिश्र। चक्करपाणी मिश्र। अब मैं गुरु का नाम पूछूं तो चक्करपाणी मिश्र मत बताना मुझे। गुरु का नाम तो क्या है? ये इनका पंडित है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात, चक्करपाणी मिश्र की 3 रचनाएं हैं जहां से क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। आप एक टॉपिक पढ़ते हैं ना, राजस्थानी भाषा साहित्य वे क्षेत्रीय बोलियां, तो वहां पर मैं आपको साहित्य और साहित्यकार लिखाता हूं, लेकिन कुछ रचनाएं हैं जो मैं यहां लिखाता हूं। ठीक है? नहीं पूछूंगा, कसम से बस। चक्रपाणी मिश्र की कौन कौन सी रचनाएं हैं देखो। इसकी रचनाओं में एक रचना है जिसका नाम है विश्व वल्लभ। विश्व, ऐसी ही कोई और रचना पढ़ी हमने। राजवल्लभ किसकी है वो? शाबाश, वो है मंडन की। मंडन की मैंने लिखी तो बहुत सारी, मैंने कहा 2 याद रखना है। एक तो राजवल्लभ और एक देव मूर्ति प्रकरण। और ये कौन सा है? ये ध्यान रखना भाई, इतना एहसान करना मुझ पर कि विश्व वल्लभ जो है वो किसकी है? चक्रपाणी मिश्र की। अच्छा, इसकी दूसरी रचना इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, राज्य अभिषेक। ये क्वेश्चन पूछ रखा है, 1 लाइनर। राज्य अभिषेक किसकी रचना है? चक्रपाणी मिश्र की। और इसकी एक और रचना है जिसका नाम है मुहूर्त माला। तीनों यूनिक नाम है आपके लिए, एक बार में याद रह जाएंगे। मुहूर्त माला, राज्य अभिषेक और विश्व वल्लभ, तीनों ही रचनाएं हैं किसकी? चक्करपाणी मिश्र की। लिख लिया? क्या हुआ, राजवल्लभ लिख लिया? विश्व वल्लभ, राज्य अभिषेक और मुहूर्तमाला, तीनों तीनों किसकी रचनाएं हैं? चक्करपाणी मिश्र की, याद रखना। और ये है महाराणा प्रताप के पंडित या ज्योतिषी। अब हम बात करते हैं कि महाराणा प्रताप के दरबारी कौन थे। वैसे ये बहुत यूनिक सा क्वेश्चन है, पूछा कभी नहीं गया है। महाराणा प्रताप के जो दरबारी हैं वो है माला सांधु और रामा सांधु। मतलब ऐसे जोड़ी लिखाते हैं तो आपको एक बार में याद रह जाती है, नहीं? तो अब तक हमारी कितनी जोड़ियां हो गई? 1 2 3 4 5, कितनी हो गई? और एग्जामिनर जोड़ी बेमेल है यही पूछता है। एग्जामिनर हमेशा कौन सी जोड़ी टूटी हुई यही पूछता है। आता है ना कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो सही कुछ नहीं है भाई, इस दुनिया में कोई जोड़ा सही नहीं है। लगता है कि आपको जोड़ा सही है? नहीं है। वो पूछता, अरे एग्जामिनर पूछता है ना कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। हाँ, तो यही तो पूछता है। तो माला सांधु और कौन सा?
रामा सांधु ये किसके दरबारी हैं? महाराणा प्रताप के। ये यूनिक सा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा पूछेगा जैसे वो पूछ लेगा आपको। देखो इधर बोर्ड पर, देखो, कॉपी में नहीं देखना। भाई जैसे आपको याद है, मुझे नहीं बताना है, कोई नहीं बताएगा मुझे कि भाई दया शंकर और भाव शंकर किसके दरबारी हैं। अरे वाह, किसके हैं? ऐसे, वो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ऐसे नाम आपको याद रहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका एक और अन्य दरबारी देखो, महाराणा प्रताप का एक अन्य दरबारी, अन्य दरबारी है, उसका नाम है जीवधर। जीवधर, बहुत यूनिक क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जिस दिन एग्जामिनर पूछेगा ना, उस दिन तूफान आएगा। केवल आप ही कर पाएंगे ये, कि जीवधर नामक व्यक्ति किसका दरबारी है? महाराणा प्रताप का। और इसकी एक रचना है, और उस रचना का नाम है अमरसार। लिखो, अमरसार। सर स्कूल के टाइम 10 लाइन याद हो जाती, अब एक अक्षर याद नहीं रहता। वो 10 लाइनें हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते ना, कि जैसे आता के 100 शब्दों में लिखिए, तो पहली लाइन होती कि गांधी जी का हमारे देश में बहुत योगदान है। दूसरी लाइन को फिर घुमाते, इससे सबसे ज्यादा योगदान यदि रहा है तो वो महात्मा गांधी है। पहली लाइन क्या लिखी थी? कि महात्मा गांधी का बहुत योगदान है। दूसरी लाइन उस योगदान से उठा ली कि सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा है? महात्मा गांधी का। देश में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है महात्मा गांधी का। अरे भाई बता तो परी, कौन सा वो योगदान है? बीए के प्रभु देखा है मैंने। तो ये हो गए आपके महाराणा प्रताप से रिलेटेड। इनका जन्म, जन्म स्थली, इनके बचपन का नाम, पिता, माता, पत्नी, पुत्र, गुरु, पंडित, दरबारी, अन्य दरबारी। अच्छा, इनके उपनाम लिख लो। महाराणा प्रताप के भी तो उपनाम हैं। महाराणा प्रताप को कहा जाता है हल्दी घाटी का शेर। लिखो, हल्दी घाटी का शेर। लिखो, लिखो, महाराणा प्रताप को कहा जाता है मेवाड़ केसरी। मेवाड़ केसरी। वैसे मरु केसरी किसे कहा जाता है? मरु केसरी वीर दुर्गादास राठौड़ को मरु केसरी बोलते हैं उनको। और एक इन्हें कहा जाता है पाथल, क्योंकि पित्तल कहते हैं पृथ्वीराज राठौड़ को, और इन्हें बोलते हैं पाथल। इसीलिए एक रचना है पाथल और पित्तल की। किसकी बताऊं? कन्हैयालाल सेठिया की। उनका जन्म कहां हुआ, जानना है ना? यस, कहां हुआ कन्हैयालाल सेठिया का जन्म? अच्छा, जन्म हो रहा है, टाइम तो लगेगा। हाँ, मार मत देना उसको, वहीं भ्रूण हत्या मत कर देना उसकी। सुजानगढ़ चूरू में कन्हैयालाल सेठिया, शाबाश। ये लिख लो इनके उपनाम। ठीक है, लिख लिया। अब देखो, बहुत यूनिक सी बात लिखा रहा हूं आपको, केवल आपको बोर्ड पर देखना है। एक ही पेज में संपूर्ण बात बता रहा हूं महाराणा प्रताप की, जितनी बातें हैं। देखो, आजकल क्या है कि एग्जामिनर कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछने लग गया है, तो मेरा उद्देश्य यहां पर केवल आपको यह समझाना है, इसलिए बोर्ड पर देखना है। देखो,
महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के जन्म की हम बात करते हैं तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है 1540। डायरेक्ट बता रहा हूं कब हुआ है, 1540। और महाराणा प्रताप की मृत्यु जो हुई है वो हुई है 1597। तो आपको पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कितनी आयु में हुई। घटाना आपको आता है? नहीं आता है तो मैं सिखा देता हूं, देखो। अब 40 में जन्म है, 97 में मृत्यु है, कितने वर्ष जीवित रहे? 57 वर्ष की आयु मृत्यु हुई। ये क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। दूसरी बात, महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक। तो महाराणा प्रताप का जो राज्य अभिषेक है वो हुआ है, याद रखिएगा, 1572 में, ठीक है। इसीलिए पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप कितनी आयु में राजा बने थे। तो 40 में जन्म है और 72 में राज्य अभिषेक हो गया है। कितनी आयु हो गई है? 32 वर्ष। कितनी? 32। 32, हाँ 32। अरे नहीं नहीं, वहां नहीं जाना। 32 कितनी? 32। अब ये पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप चित्तौड़ के कितने वर्ष तक राजा रहे। तो बने कब थे? 72 में। और मृत्यु कब हुई थी? 97 में। यानी कितने वर्ष तक रहे, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। महाराणा प्रताप ने एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा था जिसका नाम है हल्दी घाटी। और हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये हुआ था 1576 में। तो हल्दी घाटी के युद्ध के समय महाराणा प्रताप की कितनी आयु थी? अरे बोलो। 36 साल की आयु में हल्दी घाटी लड़ा था। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप चित्तौड़ के राजा बनने के बाद कितने वर्षों के बाद में हल्दी घाटी लड़ी थी। तो राजा कब बने थे और युद्ध कब हुआ था, ऐसे पूछा जाता है। महाराणा प्रताप का जो प्रसिद्ध युद्ध है जिसका नाम है दिवेर। दिवेर के युद्ध से महाराणा प्रताप के विजयों की शुरुआत मानी गई है। युद्ध हुआ है 1582 में। कितनी आयु के हैं महाराणा प्रताप इस समय? और राज्य अभिषेक के कितने वर्षों के बाद में दिवेर लड़ा जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन। और फिर इन्होंने जाकर अपनी एक राजधानी बनाई थी स्थायी रूप से। और चावंड जो राजधानी है वो बनाई थी 1585 में। यानी कि महाराणा प्रताप ने राजा बनने के कितने वर्षों के बाद में चावंड को राजधानी बनाया था? राजा बनने के कितने वर्षों के बाद चावंड को राजधानी बनाया? क्या राजधानी बनी? और क्वेश्चन पूछा गया था अभी एग्जाम के अंदर कि महाराणा प्रताप की चावंड राजधानी कितने वर्षों तक रही। तो देखो 85 में बनी और 97 में प्रताप की मृत्यु हो गई। कितने वर्ष? तो क्वेश्चन समझे, कैसे भी पूछा जा सकता है, समझे भाई। 40 से लेकर मतलब 57 वर्ष तक जीवित रहे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का पूरा शासनकाल जो रहा वो कितने वर्ष रहा? 25 वर्ष ही रहा है। 25 ही होते हैं ना। हाँ, महाराणा प्रताप की चावंड राजधानी कितने वर्षों तक रही? हाँ, राज्य अभिषेक के कितने वर्षों के बाद हल्दी घाटी लड़ा गया? महाराणा प्रताप ने
शासक बनने के कितने वर्षों के बाद में चावंड को राजधानी बनाया था? मतलब कैसे भी आ सकता है। समझ गए आप? समझ गए ना? ठीक है, तो फिर ये बना लो एक। ये इसके मेरे पास है केवल। बना लो ये। मतलब ये एक टीजर है। कोई मूवी आती है ना, उससे पहले टीजर आता है ना, ये है वो। लिखो। लेकिन सर ये टीजर तो आपके लिए होगा, हमारे लिए तो ये पूरी फिल्म ही है। इसको उतार लो शॉर्ट नोट्स के रूप में। आप जब जल्दबाजी में रहते हैं ना एग्जाम से पहले, तो आप एग्जाम से पहले जल्दबाजी में रहते ही क्यों हैं भाई? ये लिख लिया? तो ये तो एज ए डेमो था केवल, कि आपको ये थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब हम आइए शुरुआत करते हैं। महाराणा प्रताप के लगभग जीवन परिचय की बात संपूर्ण हो गई है। हेडिंग लगाइए महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक। महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक। और राज्य अभिषेक किसकी रचना है?
रुको, अरे रुको, कोई नहीं बोलेगा, ऐसे कोई नहीं बोलेगा, रुको 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 रुको, मैं पूछूंगा। किससे पूछूं, किससे पूछूं? किसकी रचना है राज्याभिषेक? चक्रपाणि मिश्र की। बच गए, वरना आपका राज्याभिषेक होता अभी। ये सब तालियां बजाते। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक। हाँ, ये तो अभी लिखा है था ना। हाँ, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक, शाबाश, अच्छा याद रखा। तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ भी कितनी बार है? 2 बार। कब कब? एक पहली बार, एक, वाह, इन दोनों राज्याभिषेक की खास खास बात है, देखो। पहली बार जो राज्याभिषेक हुआ वो तो हुआ है 28 फरवरी 1572 को। और पहली बार जो हुआ वो तो हुआ 28 फरवरी 1572 को, और कहां हुआ? तो वो आपने लिखा था महादेव बावड़ी के पास, गोगुंदा। और गोगुंदा कहां पर है? उदयपुर में। अच्छा, यहां पर किसने किया? तो याद रखिएगा, कृष्णदास चुंडावत ने प्रताप की कमर में तलवार बांधी। ठीक है। और जब ये पहली बार राज्याभिषेक हो रहा है, इस राज्याभिषेक में शामिल थे कौन? याद रखिएगा, रामशाह तंवर। कहां के थे ये ग्वालियर के थे। ये इस समय वहां मौजूद थे, बार के व्यक्ति। बाकी तो सारे वहीं के थे, चित्तौड़ मेवाड़ के, लेकिन ये एक बार से व्यक्ति थे, तो इनका ध्यान रखना है। लेकिन जब महाराणा प्रताप का दूसरी बार राज्याभिषेक हो रहा है, तो दूसरी बार हो रहा है 1572 में, डेट नहीं मिलती है, 1572। अच्छा, कहां हो रहा है? वहीं हो रहा है जहां पर सबका होगा, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में विधिवत रूप से, यानी कि विधि के तहत वो थाली वाली सजाई गई है। ठीक है, क्योंकि यहां पर विधिवत रूप से करेगा, फिर करेगा कौन राज्याभिषेक? भील करेंगे। ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात कि दूसरी बार जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हो रहा है कुंभलगढ़ में, तो इस समय कौन मौजूद है यहां? कोई बाहर से व्यक्ति को बुलाया गया है, और जिनको बुलाया गया है उनका नाम है राव चंद्रसेन। कौन है? राव चंद्रसेन मौजूद। और ये कौन है? तो याद रखिएगा, मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के शासक ये मौजूद है। तो इस समय रामशाह तंवर मौजूद है, और इस समय कौन मौजूद है? चंद्रसेन। उतारिए, हो चुका है महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक। उतारो। बिल्कुल। अभी देखो, आपको एक साथ में 1 2 3 4 5 5 पढ़ा देता हूं, एक साथ में 5। नहीं नहीं, अच्छा लगेगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा। इतना अच्छा कभी नहीं लगा होगा आपको। ना ना, एक दिन नहीं हुए थे।
हाँ, शामिल है राम शातंवर, मौजूद है राव चंद्रसेन। लिख लिया। अब देखो, हमारे बीच बीच में आते रहेंगे तो मैं इनको एक साथ में लिखा रहा हूं। समकालीन, देखो समकालीन। ये लिख लिया, सबने लिख लिया। हाँ, राणा पुंजा भील ने, वो भी लिखाएंगे आपको। ये लिख लिया। आगे चलूं। देखो, समकालीन। वैसे हमारे लिए जितने इंपॉर्टेंट हैं उनकी समकालीन की बात कर देता हूं। सारे लिखूंगा तो फिर आपको ये भी याद नहीं रहेगा, वो भी तो मुझे सोचना होता है ना। हाँ बोलो। हाँ बेटा, बोल बेटा रे कि हाँ हाँ सर, हाँ सर। आपका भी मन करता है कभी ऐसे डिजाइन विजाइन बनाने का? तो चार समकालीन लिखा रहा हूं, देखो। महाराणा प्रताप, ठीक है। राव चंद्रसेन, अकबर और मानसिंह। ये मानसिंह है आमेर का, ठीक है। अकबर दिल्ली का मुगल, दिल्ली मुगल शासक। राव चंद्रसेन मारवाड़, और महाराणा प्रताप मेवाड़। जन्म, देखो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है 1540 में। राव चंद्रसेन का जन्म हुआ है 1541 में। अकबर का जन्म हुआ है 1542 में। और मानसिंह का जन्म हुआ है 1550 में। यानी कि इन चारों में सबसे बड़ा कौन है? प्रताप। लेकिन बात जब राजा बनने की आती है, राजा बने, तो महाराणा प्रताप तो राजा कब बने थे? 1572 में। राव चंद्रसेन राजा बने थे 1562 में। प्रताप से 10 साल पहले राजा थे कौन? चंद्रसेन। जिस समय महाराणा प्रताप का मेवाड़ भूमि पर राज्य अभिषेक किया जा रहा है, उस समय राजा है कौन? राव चंद्रसेन। और अकबर का राज्य अभिषेक हुआ है 1556 में। जबकि मानसिंह का राज्य अभिषेक हुआ है 89 में। यानी कि जन्मे सबसे पहले महाराणा प्रताप, लेकिन राजा बने सबसे पहले अकबर। है, ठीक है। चलो, आप सभी की विशेष मांग पर महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? 1597 में। लेकिन राव चंद्रसेन की मृत्यु,
राव चंद्रसेन की मृत्यु हो गई 1581 में। कब हो गई? अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 में। जबकि मानसिंह की मृत्यु हुई 1614 में। सबसे पहले मृत्यु जिसको प्राप्त हुई वो कौन है? राव चंद्रसेन। जिसका जन्म सबसे पहले हुआ है वो कौन है? और सबसे पहले राजा कौन बना है? और सबसे अंत में किसकी बात है? मानसिंह। जन्म हुआ तो सबसे आखिरी में जन्म हुआ, राजा भी आखिरी में बना, मरा भी सबसे बाद में था। ठीक है। मानसिंह का जन्म कहाँ हुआ बता सकते हो? मानसिंह का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? कौन बताएगा? कौन बनेगा आज का? हाँ, मानसिंह फर्स्ट का जन्म किस जिले में हुआ ये उतारो। शाबाश। मानसिंह फर्स्ट का जन्म हुआ है दूदू जिले में। कौन से जिले में हुआ? दूदू में आता है मोजम्माबाद। लिखो लिखो लिखो। तो मानसिंह फर्स्ट का जन्म हुआ है मोजम्माबाद, जो कि दूदू में आता है वर्तमान। लिख लो। लिख लिए? अब यहां से जो बात चलेगी वो डायरेक्ट दिल्ली जाएगी, क्योंकि जगमाल को गद्दी से हटाया जा चुका है, वो अकबर के पास में पहुंच चुका है। और अकबर को वैसे भी चित्तौड़ प्रिय है, क्योंकि चित्तौड़ पर अधिकार कर रखा है कभी। और महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कुंभलगढ़ में हो रखा है। अब इसको हटाएंगे। अब हटाएगा तो अकबर वहां से पहले कुछ लोगों को भेजेगा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। महाराणा प्रताप को क्या समझाएंगे वो, लेकिन वो अपनी तरफ से प्रयास करेगा। कभी किसी को भेजेगा, कभी किसी को भेजेगा, कभी भगवान दास को भेजेगा। आखिरी में नहीं मानेंगे तो युद्ध होगा, हल्दी घाटी। 4 लगातार आएंगे,
आपको पूरा लिखाएंगे टोटल कितने आएंगे।